आज की बड़ी अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर देश दुनिया की ताजा बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी अपडेट के बारे में, जिसमें जननायक जनता पार्टी के विधायक और किसानों के बीच में विवाद एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आया। हजारों की संख्या में किसानों ने टोहना में जाकर केस रद्द कराने की मांग की और इसी के साथ में और भी क्या बड़ी अपडेट आ रही है इसकी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। और इसी के साथ में एक और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान बोले भगवान भी ले रहा है उनकी परीक्षा। 15 दिन में लगातार तीसरी बार तूफान से भारी नुकसान हुआ है। और इसी के साथ में एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, संसद भवन के पास 3 किसानों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के बिना वैक्सीन के लोगों को पूरी तरह से टीका लगाने का जो जुमला चल रहा है उस पर सवाल खड़े किए हैं। और इस बीच एक और अपडेट में आपको बताएंगे कि गुजरात के अंदर मुर्दों को भी दी गई वैक्सीन। मोदी सरकार के दौर में गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। इसी के साथ में चलेंगे बाबा रामदेव की खबर के बारे में आपको बताएंगे, बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है, करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों के आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और तीनों कृषि कानून को वापस करने की मांग करते हुए आंदोलन का करते हैं समर्थन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आपको बताते चले कि टोहना में जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली और किसानों के बीच में टकराव ने बुधवार को तूल पकड़ लिया। विवाद के दूसरे दिन टोहना के हिसार रोड स्थित टाउन पार्क के बाहर हजारों किसानों का जमावड़ा लग गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने मुख्य मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी है। मंच से गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि विधायक और किसानों के बीच में हुए मामले को लेकर किसानों पर जो मामले दर्ज किए गए हैं उसे वापस किया जाना चाहिए और विधायकों का विरोध पूरे प्रदेश भर के अंदर हो रहा है। विधायक या तो किसानों के पास आकर माफी मांगे या फिर प्रशासन विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग विधायक के द्वारा किया गया, उससे किसानों में रोष उठा। यदि प्रशासन किसानों से बातचीत करना चाहता है तो उनके दरवाजे खुले हुए हैं। प्रशासन से उनकी बातों को अगर अनसुना किया गया तो आगे की रणनीति तैयार करेंगे। देर रात किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर 9 किसानों को नामजद किया गया है और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि विधायक बोले, कहा मैं किसान परिवार से हूँ, यानी जब विधायक को अपना विरोध होता हुआ नजर आया उसके बाद उन्होंने मामला दर्ज करा दिया है। इस बीच एक बात तय है कि किसानों के आंदोलन को लेकर विधायक और किसान के बीच में हुआ ये मामला आगे और बढ़ने वाला है। और एक और अपडेट की माने तो दिल्ली की सीमाओं पर दिन रात प्रदर्शन करने वाले किसानों पर भगवान की तरफ से भी परीक्षा ली जा रही है। एक बार फिर से तूफान ने जमकर तबाही मचाई। किसानों के अस्थायी आशियाने व टेंट को तबाह कर दिया। सिंगू बॉर्डर व टिकरी बॉर्डर के मुख्य मंचों के पंडाल तूफान में पूरी तरह से उड़ गए, जबकि कई जगह उनके आशियानों में पानी भर गया। इसके अलावा किसानों के टेंट में रखा राशन, गेहूं और अन्य सामान भी बर्बाद हो गया। मंगलवार को पूरा दिन किसानों अपने कपड़े और टेंटों व अन्य सामानों को सुखाने में लगा रहे थे। यानी सिंगू व टिकरी बॉर्डर के मुख्य मंच पर भी काफी ज्यादा नुकसान की खबर सामने आई है। किसान नेता ने बताया कि सिंगू बॉर्डर पर तकरीबन 400 टेंट पूरी तरह से उड़ गए। उनमें रखा हुआ सामान भी भीग गया और खराब हो गया। किसानों ने पॉलिथीन व तिरपाल से जरूरी सामान को बचा लिया। इस बीच एक और अपडेट की माने तो संसद भवन के पास खुली जीप में घूम रहे थे 3 किसान गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना वैलिड पास या जरूरी कारण के खुली जीप में बैठकर संसद भवन के नजदीक जा रहे पंजाब के किसानों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि इन लोगों का बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जांच में पता चला है कि ये लोग बंगला साहिब गुरुद्वारे में ठहरे हुए हैं और संसद भवन होते हुए सिंगू बॉर्डर जाने वाले थे। और इस बीच एक और जानकारी की माने तो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को प्रधानमंत्री केयर्स फंड से मदद पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली है। लाभार्थियों की लिस्ट भी दाखिल करने के लिए कहा गया है। केरल सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है। बेंच से सवाल किया गया कि वैक्सीन को मुफ्त में मिलना चाहिए, जबकि रेट इतने ज्यादा है कि सभी लोगों के द्वारा इसे लगाया नहीं जा सकता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि क्यों राज्य वैक्सीन की सीधी खरीद नहीं कर पा रहे हैं। कोर्ट ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच एक और जानकारी की माने दोस्तों तो केंद्र सरकार ने बिना तैयारी के बिना वैक्सीन के उपलब्धता के 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन पॉलिसी की मनमानी पूर्ण और अतार्किक कार्यक्रम शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की नीति पर कठिन सवाल उठाते हुए यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देशित किया है कि कोविड-19 टीकाकरण नीति की पर अपनी सोच दर्शाने वाले प्रासंगिक दस्तावेज फाइल नोटिंग रिकॉर्ड पर रखे। सुप्रीम कोर्ट ने 5 खास बातें कही हैं, जिसमें पहली बड़ी बात बोली गई कि जब कार्यकारी नीति के जरिए नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है तो हमारा संविधान अदालत को मूक दर्शक बनने की इजाजत नहीं देता है। दूसरी बात कही गई कि ये स्पष्ट करे कि केंद्रीय बजट में वैक्सीन खरीदने के लिए 35,000 करोड़ रुपए जब तक दिए गए थे, अब तक किसी वैक्सीन खरीद में कितने पैसे इस्तेमाल किए गए हैं, इसकी जानकारी केंद्र सरकार को मुहैया करानी चाहिए।
चाहिए। वहीं पर तीसरी बड़ी बात बोलते हुए कहा गया कि आज की तारीख तक सभी वैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5 खरीदने में खर्च हुई राशि के पूरा डेटा के साथ विस्तृत हलफनामा फाइल करें। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन खरीदने के ऑर्डर की तारीख पर कहा कि कितने डोज का ऑर्डर दिया गया है, सप्लाई मिलने में संभावित तिथि क्या होगी, इसकी जानकारी दीजिए। पांचवी बड़ी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके साथ ही 31 दिसंबर तक वैक्सीनेशन की संभावित उपलब्धता का पूरा रोड मैप तैयार करके दीजिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार जुमलेबाजी कर रही है। 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगों को भी वैक्सीनेशन की बातें कर रही थी, लेकिन देश के अंदर वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। और यहाँ तक कि बीजेपी के नेता एक बार फिर से जुमले करते हुए 31 दिसंबर तक सबको वैक्सीनेशन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है काफी कम हो रहा है। यहाँ तक कि सभी कंपनी को वैक्सीन बनाने की इजाजत भी नहीं मिली है। कुछ गिनी चुनी कंपनियां वैक्सीन बना रही है। इसके पीछे क्या तर्क है आज तक पता नहीं चला है। आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। एक और अपडेट की माने तो नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के अंदर मुर्दों को दी जा रही है वैक्सीन। 2018 में मरे व्यक्ति के नाम पर मैसेज आया कि वैक्सीन लग गई है। नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से कोरोना वैक्सीन के नाम पर बड़े घोटाले की आहट आ रही है। देश के दूसरे राज्यों में जहां पर जिंदा लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, वहीं पर गुजरात के अंदर मुर्दे को भी कोरोना वैक्सीन दी गई है। मामला गुजरात के उपलेटा का है, जहां पर मारे जा चुके लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात सामने आई है। सरकार के निर्देश को पूरा करने के चक्कर में ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है और कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। उपलेटा के रहने वाले हरदास कारंगिया को कोरोना वैक्सीन देने की बात का खुलासा हुआ है, जबकि उनकी मृत्यु 2018 में हो गई थी। हरदास कारंगिया के भतीजे अरविंद करंगिया ने बताया कि उनके चाचा की मृत्यु 2018 में हो गई थी। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी मौजूद है, जबकि सरकारी दस्तावेज में हरदास करंगिया को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात प्रमाणित हुई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब हरदास करंगिया के मोबाइल पर कोरोना वैक्सीन लेने का मैसेज सामने आया। आपको बता दें कि मोबाइल में मैसेज आया कि 3 मई 2021 को हरदास करंगिया को वैक्सीन दे दी गई है और इसका सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। यानी जबरदस्त तरीके से खुले तौर पर घोटाले का ये मामला है। एक और अपडेट की माने तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर दिए गए बयान को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली में भी जहां पर एक और विरोध हो रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर बिहार की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। आपको बता दें कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथी पर दिए बाबा रामदेव के बयान को लेकर बिहार की एक अदालत में याचिका दायर कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ज्ञान नामक व्यक्ति ने अपने वकील सुधीर कुमार ओझा के जरिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रामदेव के खिलाफ याचिका दाखिल की है। प्रकाश इससे पहले भी कई शीर्ष नेता, बॉलीवुड के कलाकारों और विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों के खिलाफ याचिका दायर कर चुके हैं। एक और अपडेट की माने तो गोंडा के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता ने जेपी नड्डा को खून से लिखा पत्र, कहा सीएम योगी आदित्यनाथ को ना हटाया जाए। आपको बता दें कि योगी को हटाने की चर्चाएं चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसे में अब दबाव पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। योगी के समर्थक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बदलने की बात कर रहे हैं। यानी एक बात तो तय है कि अब कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो जनता में छवि है काफी ज्यादा बुरी छवि है। और जिस तरह से मेडिकल सेक्टर में घोटाले की जानकारी सामने आई थी कोरोना काल में, जिस तरह से शवों के नदियों में बहने की जानकारी सामने आई थी, उसके बाद माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बने माहौल को देखते हुए बीजेपी राज्य नेतृत्व में बड़ा बदलाव कर सकती है। और यही बड़ा कारण है कि अपने कार्यकर्ता ही अब इस तरह से दबाव बना रहे हैं। यानी दबाव पॉलिटिक्स लगातार जारी है। एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी ने ट्विटर पर नई रणनीति बनाई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता, करीबी पत्रकारों को भी अनफॉलो कर दिया। यानी पार्टी के अंदर युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच में संघर्ष चल रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के इस कदम को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा दिल्ली व लखनऊ के बीच फंस गए दूत इधर, एक को मनाते हैं दूसरा रूठ जाता है, दरार रार काटने के वास्ते ट्वीट करते हैं झूठ। यानी झूठे ट्वीट करके आश्वासन देते हैं कि राज्य में बीजेपी सरकार के लिए कुछ भी गलत या खराब नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टी के अंदर काफी ज्यादा बगावत है। और एक और अपडेट की माने तो कोरोना के बाद ब्लैक फंगस की दवाइयों की किल्लत को लेकर धरने पर बैठ गए कांग्रेस पार्टी के मुकेश शर्मा। अब तक हजारों लोग कोरोना संक्रमित होने के बाद छूट गए, लेकिन ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए। कई राज्यों के अंदर ब्लैक फंगस की वजह से लोगों की मौत होने की भी जानकारी आई है। कोरोना वैक्सीन के बाद अब मेडिकल संस्थान ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने की दवाई बनाने में जुट गए हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा ने ब्लैक फंगस की दवा को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। दरअसल जैसे ही देश में कोरोना संक्रमण का कहर थोड़ा कम हुआ, वैसे ही कई राज्यों के अंदर ब्लैक फंगस के मरीजों के मामले बढ़ने शुरू हो गए। एक और अपडेट की माने तो शिक्षा मंत्री की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई, एम्स में भर्ती कराया गया। ऋचा चड्ढा ने सवाल उठाते हुए कहा कि इनको कोरोनिल मिलना चाहिए, और क्या इनको कोरोनिल नहीं मिला। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी उन लोगों में शामिल है जिन्हें 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमण हो गया था। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद केंद्रीय शिक्षा
मंत्री ने ट्विटर के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि उनको कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद कोरोना से ठीक होने के लिए कुछ दिन के अंदर ही उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिसके बाद ऋचा चड्ढा जो अभिनेत्री है, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को क्या कोरोना नहीं मिला था कि उनको कोरोना हो गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि बाबा रामदेव के बिजनेस के लिए बीजेपी के नेता भी खुलकर समर्थन कर रहे हैं और बाबा दूसरी तरफ आयुर्वेद के नाम पर अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और एक और अपडेट की माने तो बिहार के अंदर स्वास्थ्य मंत्री के जिला में एम्बुलेंस घोटाला, 7 लाख की एम्बुलेंस 21 लाख में खरीदी गई। वहीं पर स्वप्न दास गुप्ता राज्यसभा में दोबारा मनोनीत किए गए हैं। जानकारों ने इसे असंवैधानिक बताया है। पूर्व पत्रकार स्वप्न दास गुप्ता पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर तारकेश्वर सीट से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए थे। राज्यसभा की सीट से उन्होंने इस्तीफा देने के बावजूद उनको दोबारा से मनोनीत कर लिया गया है। बाकी के कार्यकाल पूरा करेंगे। कुल मिलाकर इसे गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। और एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में रामदेव योगी आदित्यनाथ की किताबें शामिल की गई है। आप समझ सकते हैं कि यूपी की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कैसे थिंकर के बारे में पढ़ाया जाएगा। और एक और जानकारी की माने तो महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 15,000 नए मामले सामने आए हैं, यानी भारी गिरावट देखने को मिली है। एक और अपडेट की माने तो देश में नरेंद्र मोदी की दिशाहीनता ने वैक्सीन के उत्पादन और वितरण दोनों को चपेट में ले लिया है। दोनों व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। एक और अपडेट की माने तो सेंट्रल विस्टा पर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। महामारी के दौरान काम जारी रखने को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। प्रदीप कुमार की ओर से दायर किए गए याचिका में हाईकोर्ट के 31 मई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि परियोजनाओं पर काम राष्ट्रीय महत्व है। इसे नवंबर 2021 तक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर ही पूरा कर लिया जाएगा। ये बातें कही जा रही है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतना महंगा प्रोजेक्ट जब देश के अंदर आपातकाल जैसी स्थिति है, क्या चालू रहनी चाहिए? क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? क्योंकि जनता को वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरी है। इतने पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इस वक्त जब क्रिटिकल टाइम है तब बर्बाद ही किया जा रहा है। एक और अपडेट की माने तो अल्पन बंदोपाध्याय पर मोदी सरकार के फैसले पर पूर्व IAS अधिकारी ने कहा कि बेवकूफ पूर्ण कदम है। कहा कि ये अच्छी मिसाल नहीं है। पूर्व IAS अधिकारी ने मोदी सरकार के फैसले को अभूतपूर्व बताया, परेशान करने वाला बताया, नियमों की अवहेलना करने वाला बताया। एक और अपडेट की माने तो पंजाब कांग्रेस में घमासान, नवजोत सिंह सिद्धू के इलाके में लग गए उनकी गुमशुदगी के पोस्टर। मंगलवार को सिद्धू ने वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में नियुक्त 3 सदस्यीय पैनल के सामने अपना पक्ष रखा। मीटिंग के बाद सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज नजर आए। और एक और अपडेट की माने तो हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, इसको लेकर 5 नेताओं के पैनल ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी है। 11 मई को गठित की गई इस रिपोर्ट ने कई सारे खुलासे किए हैं। लोकसभा के सदस्य ज्योति मणि, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और विंसेंट पाला जैसे लोगों को शामिल किया गया था, जिनकी रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं ये तो कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह बात पता चल गई है कि राज्य के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, पार्टी में अमूलचूल बदलाव करने की जरूरत है। उसी के बाद पार्टी अपने आप को मजबूत कर पाएगी। वहीं पर CBSE 12वीं की परीक्षा रद्द करने पर अखिलेश यादव बोले, कहा भाजपा सरकार को झुकना ही पड़ा। और जिला पंचायत पर कब्जे के लिए अखिलेश यादव ने रणनीति बनाते हुए OBC और यादव समाज के लोगों पर ज्यादा विश्वास किया है और इसी के साथ में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भी उन्होंने भरोसा जताया है। कुल मिलाकर वहाँ अपने सभी लोगों को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो वैक्सीनेशन का जादू, इजराइल के अंदर कोरोना का द एंड हो गया। सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। यूके में 10 महीने बाद कोई मौत नहीं हुई है। आपको बता दें कि दुनिया भर के उन सभी देशों ने कामयाबी पाली है जिन्होंने दिन रात वैक्सीनेशन करते हुए अपने पूरे के पूरे देश में वैक्सीनेशन करा दिया। लेकिन भारत के अंदर वैक्सीनेशन जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह नहीं हो पाया है, जिसके बाद सवाल जरूर खड़े होते हैं। खासकर मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री को लेकर सवाल खड़े होने चाहिए, जो आए दिन बड़े बड़े दावे करके चले जाते हैं, लेकिन जो धरातल की स्थिति है वह पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के शब्दों के भिन्न है। वहीं एक और अपडेट की माने तो भाजपा नेता के घर पर वैक्सीनेशन के वाहन जाने को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। बीजेपी के नेता के आवास पर वैक्सीनेशन के वाहन जाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगा। यूथ कांग्रेस इस पर भड़क गई। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को CMO का पुतला फूका। ये मामला है उत्तराखंड का, जहां पर आम जनता को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा। वहीं पर दूसरी ओर बीजेपी नेता के घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण कर रहे हैं और इसीलिए स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पर रामदेव के भाई बालकृष्ण और अडानी की संपत्ति की जांच की जाएगी तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जेल की चक्की पीसते नजर आएंगे। पप्पू यादव ने ये खुलासा किया है। गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का रोजगार छीन जाने की वजह से अपनी बेसिक जरूरत को पूरा करने में परेशानियां सामने आ रही है। देश की अर्थव्यवस्था गिरावट की ओर जा रही है, जबकि कुछ पूंजीपति लोगों की संपत्ति में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की संपत्ति इस कदर इजाफा हुआ है कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर पूंजीपति बन गए हैं। इस कड़ी में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व
पूर्व सांसद पप्पू यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राम भरत यानी रामदेव के भाई बालकृष्ण और अडानी की संपत्ति की जांच हो जाए तो बीजेपी के अधिकांश बड़े नेता जेल में होंगे। राम भरत सलवार बाबा का भाई है। और एक और अपडेट की माने तो योगी पर भड़के पूर्व IAS अधिकारी बोले 2 रुपए देकर नफरत भरे ट्वीट तुम कराओगे और मुझ पर FIR करवाओगे। यानी IAS अधिकारी पर लगातार FIR की जा रही है जो बड़े बड़े खुलासे करते हैं। रिटायर्ड IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह एक और मुकदमे की चपेट में आए हैं। उन पर एक और मुकदमा कराया गया है। आए दिन उन पर मुकदमे हो रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो बिहार के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। और एक और जानकारी की माने तो कोरोना फ्री गाँव करने के बाद महाराष्ट्र सरकार गाँव के लोगों को लाखों का इनाम देने वाली है। 15 लाख रुपए से ज्यादा का इनाम दिया जाएगा। और एक और अपडेट की माने तो 5G मामलों पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में गूंजा जूही चावला का गाना। हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला के सरकार के प्रतिवेदन दिए बिना 5G वायरलेस नेटवर्क तकनीक को चुनौती देने के लिए सीधे अदालत में कार्रवाई की मांग की है। कुल मिलाकर ये सारी बड़ी अपडेट आती है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाई हमारे साथ लगातार बने रहिए। जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं आपका चैनल जय हिंद जय भारत मातरम।